सबको नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बनारसी अंदाज नक्कू शाइको में। जैसा कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट, टेट, सी टेट, CUET, PGT, TGT, MPhil, UPSC एंड अदर एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अभी तक शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। ये मेरा 5th वीडियो है। आज हम फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, बट आज हम लोग सिमेंटिक मेमोरी पे फोकस करेंगे। किस पे? सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। तो गाइस, सभी लोग बहुत केयरफुली देखिएगा इस वीडियो को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कैसे आप, जब इसके बाद मैं मैक्सिमम क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मेमोरी से रिलेटेड, तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। तो इस चीज़ों को थोड़ा आप फोकस करके पढ़िएगा और हम लोग मज़े में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हम देर न करते हुए अपने बढ़ते हैं क्लास की तरफ। एक बार रिवीजन देख लेते हैं हमने आपको क्या पढ़ाया था धीरे धीरे। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रोब टेक्निक, कोडिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे होता है, और उसके बाद सिमेंटिक कोडिंग कैसे होती है, रिहर्सल कैसे होता है, रिट्राइवल कैसे होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से। मैंने आपको बताया था फॉरगेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे होती है, डीके मैकेनिज्म, इन्फरेंस मैकेनिज्म, डिस्प्लेस मैकेनिज्म। तो अब पिछले क्लास को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। बस मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको वर्किंग मेमोरी बताया था, वर्किंग मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसमें वर्क स्पेस क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग इन वर्किंग मेमोरी कैसे होती है। और मैंने आपको मॉडल बताया था, मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। उसमें मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल, स्केच पैड, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, एपिसोडिक बफर मॉडल कैसे काम करता है, और ये चारों कंपोनेंट क्या है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। फोनोलॉजिकल स्टोर क्या होता है, सब वोकल रिहर्सल कैसे काम करता है, और मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। स्पीच इफेक्ट क्या होता है, इरेलेवेंट स्पीच इफेक्ट क्या होता है, और आर्टिकुलेटरी सेपरेशन क्या होता है, वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या होता है, फोनोलॉजिकल सिमिलरिटी इफेक्ट क्या होती है। और मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्टोरेज होता है, सुप्रा मार्जिनल गाइरस में स्टोरेज होता है पैराइटल लोब के किनारे वाले पार्ट में। और मैंने आपको आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म बताया था, और मैंने आपको आगे भी बताया था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे काम करता है। डिस्क्यूटिव सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, अब उसको देखिएगा। एपिसोडिक बफर के बारे में बताया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको पढ़ा रहा था। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें। लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 पार्ट में बटी थी। एक था डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। दूसरा हमारा क्या था, नॉन डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल मेमोरी ना, स्किल मेमोरी, या इसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ ये बता दिया था आपको एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बता देते सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है। दोनों पार्ट होते हैं, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी या फैक्ट मेमोरी बोल लीजिए, या इसको डिक्लेरेटिव बोल लीजिए, या नॉन प्रोसीजरल मेमोरी बोल लीजिए। इसके 2 पार्ट, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था, विलियम जेम्स ने क्या बताया, बार्टलेट ने क्या कहा एपिसोडिक मेमोरी को। एक आपको जैगरनिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको रिकॉल बताया था, रिकॉग्निशन बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। मैंने आपको बताया था एलटीएम से कैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने हैं। ध्यान से देखिए, एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, रिट्राइवल फ्रॉम द एलटीएम, हमारा रिट्राइवल कैसे होता है एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी से, ये भी मैंने आपको बता दिया। थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, जो सिमेंटिक मेमोरी है उसकी कितनी थ्योरियाँ हैं, फिर उसके बाद
तीसरे नंबर पे है ना थ्योरीज ऑफ सीमेंटिक मेमोरी। चौथे नंबर पे है रोल ऑफ मोटिवेशन इमोशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इमोशन मोटिवेशन का क्या रोल है ये हम देखेंगे। तो चौथा टॉपिक वो होगा। पांचवा टॉपिक लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है, एक हम ये देखेंगे। छठा टॉपिक हम ये देखेंगे फॉरगेटिंग इन एलटीएम से फॉरगेटिंग कैसे हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई चीज़ फॉरगेट कैसे हो जाता है, ये हम देखेंगे। फिर सातवें टॉपिक में हम देखेंगे नो डिक्लेरेटिव मेमोरी, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट 8वें पे देखेंगे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है। 9 नंबर पे देखेंगे फ्लैश बल्ब मेमोरी, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फोकस होके हम लोग चलते हैं। तो मैंने आपको 2 तक पढ़ा दिया था, तीसरे से पढ़ाएंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी यहाँ बताया था, और आपको एपिसोडिक मेमोरी यहाँ पर बताया था। मैंने इन दोनों में एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में क्या डिफरेंसेज है आपको यहाँ भी बता दिए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के 2 क्वेश्चन थे कि इसकी शुरुआत कब होती है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड में मैंने आपको बताया था रिट्राइवल फ्रॉम द एलटीएम मेमोरी, कैसे रिट्राइवल होता है, रिकॉल रिकॉग्निशन और टीओटी फेनोमेना, टिप ऑफ द टंग फेनोमेना। फिर मैंने आपको बता दिया था 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आता है इसमें, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू और एक स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू। इसको आप देख लीजिएगा पिछले क्लास में। और इनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी क्या होती है, ये भी देख लीजिए। अब ये फिर आगे आएगा तो फिर मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो अभी तक मैं बस रिवीजन पढ़ा रहा था, अभी मैं यहाँ से आपको पढ़ाने वाला हूँ आज के क्लास में थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ सिमेंटिक मेमोरी और जेनेरिक मेमोरी। जो थ्योरी है मॉडल्स है ऑफ सिमेंटिक मेमोरी का, और या फिर आप बोल लीजिए जेनिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, जेनिक मेमोरी बोलते हैं। तो जेनिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी के 4 मॉडल हैं, 4 थ्योरियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं क्वेश्चन इससे आते हैं, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा फोकस करके। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अपना 3rd टॉपिक, यहाँ से 5th क्लास है मेरी। 4th हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल। सबसे पहले जो थ्योरी है हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल, ये मॉडल ये बताएगा कि हम कैसे सिमेंटिक मेमोरी, जो हमारी जो मेमोरी है, जो जनरल नॉलेज की मेमोरी है, जिसमें मीनिंग से रिलेटेड चीज़ों को रखते हैं, उस मेमोरी में हम कैसे चीज़ों को स्टोर करते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्रेन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ना इधर मैं बना लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई ब्रेन है व्यक्ति का, ये ब्रेन है, ये दिमाग है आपका। इस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें स्टोर है, और कुछ चीज़ें मैंने बताया था एपिसोडिक मेमोरी की हैं, और कुछ चीज़ें सिमेंटिक मेमोरी की। सिमेंटिक मतलब जो मीनिंग है, आपको सारी जो मीनिंग याद है वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। तो कैसे स्टोर होती हैं ये 4 थ्योरियाँ बताती हैं। एक हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल बताता है कैसे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। दूसरा थ्योरी है सेट थ्योरेटिकल मॉडल, ये बताएगा हम मीनिंग से रिलेटेड चीज़ों को अपने ब्रेन में कैसे स्टोर करते हैं। तीसरा फीचर्स कंपैरिजन मॉडल है, ये भी बताएगा कि हम अपने ब्रेन में कैसे चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। चौथा स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल्स भी आपको बताएगा कि हम मीनिंग से रिलेटेड मतलब जेनेरिक मेमोरी को कैसे स्टोर करते हैं, सिमेंटिक मेमोरी को कैसे स्टोर करते हैं। तो 4 मॉडल को हम बारी बारी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
ये हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल्स। हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल को डेवलप किसने किया? कूलियन 1968 कूलियन ने हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल को डेवलप किया। उन्होंने बताया कि हम कैसे चीज़ों को स्टोर करते हैं, सिमेंटिक मेमोरी को कैसे हम स्टोर करते हैं। फिर कुछ इसमें संशोधन किया कोलिन्स एंड लोप्टस ने। कूलियन ने डेवलप किया, कोलिन एंड लोप्टस ने 1975 में 1975 में इसमें थोड़ा संशोधन किया, अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया कि नहीं, ऐसी थ्योरी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये थ्योरी क्या कहती है, हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल। तो इसके नाम से ही हायरार्ची है। हायरार्ची क्या होती है? मान लीजिए कोई जनरेशन यहाँ है, मदर फादर यहाँ, मदर फादर से 4 बच्चे हो गए, फिर इनके भी 2 बच्चे, 4 बच्चे हो गए, इनके भी 2 बच्चे हो गए, इनके भी 2 बच्चे। तो एक हायरार्ची चली आती है जनरेशन की ना, तो इसी को हम हायरार्ची बोलते हैं। तो ये हायरार्ची वर्ड जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी से बना है हायरार्चिकल मॉडल, इसमें हायरार्ची चलती है। तो हायरार्ची कैसे चलेगी अभी देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सिमेंटिक मेमोरी में इंफॉर्मेशन लॉजिकल रूप से जनरल कैटेगरी से स्पेसिफिक कैटेगरी की ओर स्टोर होते हैं। पहले क्या होता है, कोई जनरल चीज़ें आती हैं, जनरल चीज़ें आएगी, फिर जनरल चीज़ें धीरे धीरे वो हमारी क्या बनती जाएगी, स्पेसिफिक। क्या बनती जाएगी? स्पेसिफिक बनती जाएगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले जनरल आती है, फिर दूसरे पे आती है स्पेसिफिक। पहले जनरल से धीरे धीरे चीज़ें क्या किधर बढ़ती है, स्पेसिफिक की तरफ बढ़ती हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी में जो भी मतलब यहाँ जो आपके ब्रेन में जो चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले जनरल चीज़ें आती हैं। वो जनरल चीज़ें धीरे धीरे आते आते क्या बन जाती हैं, स्पेसिफिक बन जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ इस लाइन में कह रहा है, सिमेंटिक मेमोरी में इंफॉर्मेशन लॉजिकल रूप से जनरल कैटेगरी से स्पेसिफिक कैटेगरी की ओर होते हैं तथा स्टोर भी होते हैं। स्टोर भी होता है और उसका प्रोसेस भी उसी तरीके से होता है। फिर दूसरा चीज़ कह रहा है सिमेंटिक मेमोरी, इसके अनुसार प्रत्येक कॉन्सेप्ट नेटवर्क में एक खास स्थान पर नोड उपस्थित होता है जो लिंक का कार्य करता है। फिर से देखिए, एक नोड होता है जो लिंक का काम करता है। मान लीजिए नोड है और ये लिंक का काम कर रहा है, कुछ नोड बना होगा, वो लिंक का काम करेगा और तुरंत लिंक पे, जैसे लिंक क्या होता है, लिंक पे जैसे मान लीजिए ब्लू कलर से शो करता है। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं कोई चीज़, जैसे उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, जंप करके हम पेज पे चले जाते हैं और आपके सामने क्या होता है, एक नया पेज खुल जाता है। तो वही कह रहा है कि इसमें कुछ नोड बने होते हैं जो लिंक का काम करते हैं। इस नोड पे क्लिक करते ही हम क्या करते हैं, नेटवर्क में जुड़ जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, 2 तरह के लिंक होते हैं, 2 तरह के लिंक होते हैं। पहले लिंक को हम बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन और लिंक, सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन और लिंक। दूसरा होता है मॉडिफायर एसोसिएशन और लिंक, मॉडिफायर एसोसिएशन और लिंक। तो पहला क्या है, याद रखिएगा, एस से सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक। दूसरा एम से मॉडिफायर, है ना, ऐसे में याद कर लीजिए, एस से सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक, एम से मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक। सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक क्या होता है, कह रहा है कि इसकी पहचान होती है इज और ए आपस में क्या होता है, अगर कोई चीज़ इज और ए से जुड़ा हुआ है तो वो सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक से जुड़ा हो माना जाता है। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट एक बड़े वर्ग का सदस्य होता है, इससे संबंधित मतलब इज ए से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, इसमें मोटी मोटी लाइन लिख दी गई है, इससे क्लियर नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से थोड़ा सा मॉडल एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे यहाँ लिखा है क्रो और इसमें आया है इज अ और ये है बर्ड। इज ए क्या है, सुपर ऑर्डिनेट हमारा क्या है, लिंक है, सुपर ऑर्डिनेट लिंक है। ये एक तरीके से लिंक मैंने आपको बताया था, ये एक लिंक है। और इसमें बताया, इसमें कॉन्सेप्ट एक बड़े वर्ग का सदस्य होता है। जैसे एक कौवा, ये क्या है, ये एक हमारा नोड है, ये नोड है, ये फर्स्ट नोड हो गया। और बर्ड भी क्या है, ये भी एक नोड है, ये दूसरा नोड हो गया। तो फर्स्ट नोड क्रो, सेकेंड नोड बर्ड। अब ये क्या करेगा, कौवा या फिर इसी तरह दूसरा एग्जांपल पैरट हो या कैनरी, एक ये बर्ड होता है, या फिश मछली हो या ये बर्ड। तो यहाँ से हम देखेंगे जो क्रो है वो बर्ड है, तो कौवा भी बर्ड है, पैरट भी बर्ड है, कैनरी भी बर्ड है, फिश एक एनिमल है और बर्ड भी एक एनिमल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ना, जब एक नोड दूसरे नोड से सिमिलरिटी थी, दोनों में कौवा क्या है आपको पता है, पक्षी होता है, तो बर्ड आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब दोनों नोड आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों नोड आपस में सिमिलर होते हैं और वो इज ए से जुड़ जाते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट दोनों नोड जुड़ के आता है उस तरह के ये जो नोड जोड़ता है, जो ये लिंक जोड़ता है, ये लिंक का काम कर रहा है ना, दोनों नोड को जोड़ने का लिंक का काम कर रहा है। तो इस तरह से दोनों से जोड़ देगा। जब दोनों को जोड़ देगा तो इसको बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट लिंक। ये सुपर ऑर्डिनेट लिंक, ये हमारा क्या है, इज ए सुपर ऑर्डिनेट लिंक है, जो दोनों को जोड़ने का, दो नोड को जोड़ने का काम कर रहा है और मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है ना। मीनिंग क्या है कि जो हमारा कौवा होता है वो क्या है, पक्षी है, मतलब जो हमारा क्रो है वो क्या है, बर्ड है। तो एक हमारा यहाँ से मीनिंग आ गया। तो देखा, सिमेंटिक मेमोरी, जेनिक मेमोरी मतलब मीनिंग कैसे आ रही है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कैसे कौवा और पक्षी आपस में जुड़े और एक मीनिंग निकाल दी। अब फिर पैरट और इसी तरह बर्ड आप जुड़ेंगे, फिर वो पैरट इधर आ जाएगा और फिर इधर से फिर बर्ड आ जाएगा। फिर पैरट और बर्ड के बीच में एक लिंक हमारा इज ए है, दोनों को जोड़ दिया। तो फिर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनेगा, एक मीनिंग बनेगा। जो हमारा पैरट मतलब तोता होता है, वो भी एक पक्षी होता है, वो भी एक बर्ड होता है। फिर कैनरी या पिकॉक आप ले लीजिए, अगर नहीं, कैनरी एक नया पक्षी है, पिकॉक ले लीजिए, POCOCK, पिकॉक भी, अगर हम यहाँ पिकॉक की बात करेंगे तो वो भी एक पक्षी है, उसको भी आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी चीज़ की मीनिंग बनती है, जेनिक मेमोरी बनती है, जेनिक मेमोरी स्टोर होती है, मतलब सिमेंटिक मेमोरी बनती है, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर होती है। फिर बात करें फिश क्या है, एक तरह का एनिमल है, और बर्ड क्या है, एक तरह का एनिमल है, ये दोनों जानवर। तो फिश भी इज एन से जुड़ा, बर्ड भी इज एन से जुड़ा, दोनों लिंक आपस में जुड़ करके एक फर्स्ट नोड फिश, सेकेंड नोड एनिमल, दोनों को जोड़ दिए आपस में, तो सुपर ऑर्डिनेट गोल से जुड़ गए दोनों। तो आपने देखा, तो सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन या लिंक आपस में दो नोड, या ना इसमें दो नोड उपस्थित होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी नोड हो सकते हैं। तो कई नोड्स आपस में जब जुड़ते हैं सुपर ऑर्डिनेट लिंक से, जैसे इज ए से, तो इस तरह के ना जो मीनिंग आती है और जो मेमोरी बनती है वो तो सिमेट्रिक मेमोरी बनती है, बट जो लिंक होता है उसको हम सुपर ऑर्डिनेट लिंक बोलते हैं। दूसरा, मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक। मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक, उसमें इज ए से जुड़ रहा था ना सुपर ऑर्डिनेट लिंक में, और बट मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक में इज, हैज, कैन से जुड़ेगा। जब इन वर्ड से ये हमारे क्या होते हैं, बीच के वर्ड होते हैं, मॉडिफायर लिंक होते हैं ना। एसोसिएशन मतलब दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो मॉडिफायर है, वो सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक था, और ये क्या है, मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक है। जैसे ऑस्ट्रिच जो पक्षी है,
हैज़ अ लॉन्ग थिन लेग्स, उसके पास एक लंबा पैर होता है। तो यहाँ हैज़ से जुड़ा, तो हैज़ क्या है, मॉडिफायर लिंक है जो क्या कर, एक नोड ऑस्ट्रिच है और एक नोड क्या, लॉन्ग थिन लेग्स, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब हैज, कैन और बाकी इज से जुड़े हमारा दो नोड्स, तो उस तरह के हम जो लिंक होते हैं उस लिंक को हम बोलते हैं मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक। जैसे ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, जो ऑस्ट्रिच है पक्षी वो उड़ नहीं सकता, तो ये कैन नॉट क्या है, एक तरीके से मॉडिफायर लिंक है। जो एक नोड हमारा, फर्स्ट नोड क्या है, फर्स्ट नोड हमारा ऑस्ट्रिच, सेकेंड नोड हमारा क्या है, फ्लाई, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरह ऑस्ट्रिच इज अ टॉल, ऑस्ट्रिच क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए मैंने बताया इज, हैज, कैन नॉट, ईच के साथ जब आ जाएगा तो वो तब हमारा सुपर ऑर्डिनेट होगा, बट इस केवल ईज रहेगा और हमारे जब फर्स्ट नोड सेकेंड नोड को जोड़ने का काम करेगा तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर लिंक। तो इस तरह से हमने क्या देखा इस मॉडल में, इस मॉडल में दो हमने बस लिंक जाना ना, दो तरह के लिंक जाना, जिसके अनुसार प्रत्येक कॉन्सेप्ट नेटवर्क में एक खास स्थान पर नोड उपस्थित होते हैं जो लिंक का कार्य करते हैं। तो ये नोड आपस में जोड़ने का काम किए, दो नोड। अब यहाँ से देखिए, जब एक नोड से उत्पन्न अराउजल दूसरे नोड से उत्पन्न अराउजल से मिलता है, तो मिलता है मतलब सिमिलर मीनिंग रखता है। जैसे ऑस्ट्रिच टॉल, एक दोनों से ऑस्ट्रिच लंबा होता है और ये मिल रहा है ना इसकी क्वालिटी से, ऑस्ट्रिच की क्वालिटी से ये मिल रहा है टॉल, तो ये दोनों सिमिलर मीनिंग रख रहे हैं, सिमिलर मीनिंग ना, मिलता है तो दोनों नोड जुड़ जाते हैं, तभी जाके दोनों नोड जुड़ जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच टॉल होता है इसकी क्वालिटी, अगर ऑस्ट्रिच बहुत छोटा होता, मान लीजिए हम क्या ऑस्ट्रिच स्मॉल, तो इसकी क्वालिटी से नहीं मिलता तो ये जुड़ता नहीं ना, तो नोड जुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्थ की सत्यता की जांच हो जाती है, मतलब एक मीनिंग हमारा निकल जाता है। तो उस तरह से हमारा सिमेंटिक मेमोरी स्टोर होता है, सिमेंटिक मेमोरी बनता है। तो यहाँ से सिंपल सा इस मॉडल में क्या कह रहा है, टू सिमिलर नोड्स, दो सिमिलर नोड्स मतलब दो सिमिलर ना, जैसे ऑस्ट्रिच और टॉल, क्रिएट्स पाथवे एंड गिव्स मीनिंग, क्रिएट पाथवे, ये दोनों मिलके सिमिलर क्या बना रहे हैं, एक पाथवे बना रहे हैं और अपना एक मीनिंग दे रहा है ना। तो जो सिमेंटिक मेमोरी का जो मॉडल है ऐसे जुड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया वही, क्रो फर्स्ट नोड और बर्ड क्या है, सेकेंड नोड, इज ए क्या है, एक तरीके से सुपर ऑर्डिनेट लिंक है। दोनों क्रो और बर्ड दोनों में ये फर्स्ट नोड मिलता जुलता सिमिलर है, मिलता जुलता है, इसलिए क्या है, गिव्स ना मीनिंग, अपना मीनिंग बता रहा है और क्रिएट अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का भी निर्माण कर दे रहा है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही बना ले रहा है, तो अपना एक मीनिंग दे रहा है जो सिमेंटिक मेमोरी के फॉर्म में है, जेनिक मेमोरी के फॉर्म में। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी, ये क्या होती है, इसी मॉडल में बताया गया प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी क्या कहती है, देखिए, जब हम किसी कॉन्सेप्ट द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ या एक कैटेगरी में रख देते हैं, तो इस नियम को प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्रो क्या है, पक्षी है, पैरट क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है, कैनरी क्या है, ये भी एक बर्ड और पक्षी है, ईगल क्या है, एक बर्ड और पक्षी। ये चारों चीज़ें हम इनको जब बोलते हैं तो ओवरऑल क्या कहते हैं, ये सब बर्ड है, एक कैटेगरी में रख दिए ना, एक कैटेगरी में आप रख दिए, तो इन्हीं प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी। जब हम किसी कॉन्सेप्ट द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ, बहुत सी चीज़ें हैं ना, क्रो, पैरट, कैनी, ईगल, बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक कैटेगरी में रख दें, उसकी कैटेगरी हमने बर्ड बना दी, एक कैटेगरी में रख देते हैं, तो इस नियम को प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी कहते हैं। तो जो आपने बर्ड एक कैटेगरी में रखा है, ये वर्ड ही क्या है, ये जो बर्ड वर्ड है वही क्या हमारा
प्रिंसिपल इकोनॉमी द्वारा गवर्न होता है। तो ये बस एक एग्जांपल था। इसी तरह हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं जो एक जैसी होती हैं, उसको हम क्या करें, उसकी कैटेगरी बना देते हैं, उसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और फिर दूसरी कैटेगरी जो होती है वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तीसरी कैटेगरी जो होती है यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी के द्वारा गवर्न होता है। तो यहाँ अलग अलग अपना क्या है, एक मीनिंग बना लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे मैथ के फार्मूले आप सारे चीज़ एक जगह स्टोर करके रखें, ठीक। हिंदी की कविताएं आप एक जगह स्टोर करके रखें, इंग्लिश के पोएम एक जगह दूसरे कैटेगरी में करके रखें। तो ये सब क्या है, अपना मीनिंग दे रहा है ना। तो ये भी एक कैटेगरी आप बना लें। जब भी हम कैटेगरी बना लेते हैं तो इससे क्या है, हमको ईजी हो जाता है चीज़ों को याद करने में, सिमेंटिक मेमोरी में। यही रीज़न है कि जब हम कॉन्सेप्ट के कैटेगरी के रूप में जब चीज़ों को बना लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमको आसानी से भूलती नहीं है। तो इस तरीके इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जब हम उसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं तो उसकी कैटेगरी बन जाती है ना, उसका पाथवे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम किसी चीज़ को रट के पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, उसका पाथवे स्टोर नहीं होता है सही से, एक सिस्टमेटिक वे से। तो प्लीज़ जब आप चीज़ों को पढ़िए तो आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को कर पाएंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट समझिए, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी एक कैटेगरी बना के चीज़ों को आप स्टोर कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद रहती है, उसका मीनिंग आपको याद रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी में इकोनॉमी से स्टोरेज स्पेस की कुछ बचत भी होती है। जैसे आप अगर कौवा, पैरट ये सब आप याद करें, उसके जहाँ पे आप बस ये अगर याद कर लें कि ये एक पक्षी है सभी, तो आपको इतनी चीज़ें याद ना करके बस आप इसका नाम देख के बता देंगे सब बर्ड्स है, तो थोड़ा सा स्पेस की बचत हो जाती है आपके ब्रेन में ना। तो ये कहती है। तो ये स्टोर कैसे होता है यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कैनरी जो होता है वो पीला होता है, बर्ड होता है, और वो गाता भी है, कैन सिंग, वो गा भी सकता है। तो अगर कोई पूछे जो गाता है और जो पीला होता है, तो उसको आप एक कैटेगरी में रख दी कैनरी। और कैनरी का भी हमने बताया था, आपने रख दिया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग बर्ड। और बर्ड भी एक तरह का क्या होता है, एनिमल। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें थी, एक यहाँ से बनाया, फिर दूसरा चला, फिर दूसरे से फिर आप यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। तो सबसे पहले नंबर पे 1 कैटेगरी, फिर आपको दूसरे कैटेगरी पे रखा, फिर आपने उसको तीसरे कैटेगरी। तो हायरार्ची हुई ना, यही तो हायरार्ची थी, एक कैटेगरी फिर यहाँ से यहाँ। तो ये कैटेगरी के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम हायरार्ची मॉडल बोलते हैं। या फिर आपको यहाँ कैन फ्लाई, कोई चीज़ उड़ सकता है, इज टॉल, वो टॉल होता है, हैज लॉन्ग थीलिंग, उसके लंबे पैर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। और ऑस्ट्रिच को हम क्या बोलते हैं, बर्ड। और बर्ड भी क्या होता है, एक तरीके का हमारा एनिमल। तो यहाँ से भी हम हायरार्ची फॉर्म में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकेंड, और फिर जब हम यहाँ से गए तो यहाँ से थर्ड, समझ गया। तो ये हायरार्ची के फॉर्म में चलता है। या फिर हम यहाँ से कहें इज डेंजरस, जो बहुत ख़तरनाक है, कैन बाइट, आपको काट सकता है। शार्क मछली होती है, शार्क मछली एक तरह की, शार्क क्या है, एक तरह की वो शार्क होता है, और शार्क क्या एक तरह की मछली है। मछली किसको हम बोलते हैं, हैज गिल्स, जिसको गिल्स हो, कैन स्विम, जो तैरता हो, हैज फिन्स, जिसके फिन्स हो, तो उसको मछली बोलते हैं। और मछली भी क्या है, एक तरीके का एनिमल। एनिमल क्या है, हैज स्किन, कैन मूव अराउंड, चारों तरफ मूव सकता है, वो खा सकता है, वो सांस ले सकता है, वो एनिमल है, ठीक है। तो हम इसको कैटेगरी में कर रहे हैं। या फिर यहाँ थोड़ा कट गया है, हाँ, टू लॉन्ग टू एक्स, ठीक, अप
स्ट्रेच स्विम्स इज एडिबल, जो खाने योग्य हो। इज पिंक, जो पिंक होता है उसको हम साल्मन बोलते हैं। साल्मन भी क्या है, एक मछली का प्रकार है। तो यहाँ से भी देखिए जा रहे फर्स्ट, फिर यहाँ जा रहे सेकेंड, फिर यहाँ जा रहे हैं थर्ड, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से गया फर्स्ट ना, फिर शार्क से आप गए फिश सेकेंड, फिर फिश से आप कहाँ गए एनिमल, यहाँ गए थर्ड। तो ये देखिए हायरार्चिकल में चल रहा है, मतलब हम ऊपर से नीचे से एक तरीके से जा रहे हैं ना, एक कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से एक हायरार्ची बन जा रही है। पहले ये आया फर्स्ट, फिर यहाँ पे ये दूसरा सेकंड, फिर यहाँ पे आपका तीसरा के पास हम पहुँच गया। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं हम हायरार्ची। इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से, ये देखिए जनरल है, हमने कहा था ये जनरल है। जनरल से हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक। जनरल से हम स्पेसिफिक चले गए। तो जो सिमेंटिक मेमोरी होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है और स्टोर होती है, ठीक है। तो हायरार्ची मॉडल इसी नाम से पढ़ा था, ये हायरार्ची फॉर्म में ना, ऊपर से ऐसे नीचे जाता है। तो याद रखिएगा हायरार्चिकल मॉडल्स, इसको क्यों कहा जाता है, तो इस तरह से इसको हायरार्चिकल मॉडल कहा जाता है। हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल, सिमेंटिक मॉडल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल इन सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में हायरार्चिकल मॉडल है। कैसे इसमें प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। इसको किसने डेवलप किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया किसने डेवलप किया है। कुलियन ने डेवलप किया है। कब किया, 1968 में। किसने संशोधन किया इसमें, कॉलिन्स एंड लॉफ्टस ने 1975 में। 1975 में अमेंडमेंट किया। अब बाकी इस थ्योरी जो है, इस थ्योरी की कमी क्या थी, थ्योरी कमी क्या है, कॉग्निटिव क्रिटिसिज्म ऑफ हायरार्ची मॉडल्स। जो हायरार्ची मॉडल आई सिमेंटिक मेमोरी की, उसकी क्या कमी थी, उसकी कमी एक बहुत बड़ी थी। कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस, कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। वो गलत क्यों है, यहाँ से देखिए। कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस क्या थी, पहले ये समझिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी, इससे कहता है स्टोरेज में स्पेस की कुछ बचत होती है। बट जब आप यहाँ स्पेस, जब यहाँ आप यहाँ देखें, आप कह रहे क्रो, पैरट, कैरनी, ईगल सब बर्ड है, तो आप कह रहे हमने बर्ड कह दिया तो चीज़ें हमारी बचत हो गई। बट बर्ड कहने से ये क्लैरिटी मीनिंग नहीं आई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप जब इधर से जब आप जाते हैं तो आपको लगता है आप सही हैं। क्रो को बर्ड बोल सकते हो, पैरट को बर्ड बोल सकते हो, कैरनी को बर्ड बोल सकते हो, ईगल को बर्ड बोल रहे हो। बट हाँ, जब हम बर्ड बोल रहे हैं तो ये कितना इकोनॉमी, आपका कितना स्पेस की बचत होगी, ये क्लैरिटी नहीं है ना। और ये जो आप मीनिंग बना रहे हो उसका कोई मतलब है कि नहीं, क्योंकि जब आप उल्टा आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको बर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। ईगल जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कौन सा बर्ड है। बर्ड तो सारे हमने कह दिया, जब बर्ड जो उड़ रहा है ऊपर, तो बर्ड कौन सा बर्ड उड़ रहा है आकाश में आपको नहीं पता। कौवा उड़ रहा है, पैरट उड़ रहा है, कैरी उड़ रही है, गल उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है आपको नहीं पता, तो आपको स्पेसिफिक नाम बताना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको इसका नाम लेना ही पड़ेगा। तो इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके फ़ायदे हैं अकॉर्डिंग टू इसके कमियों की बात करें तो। दूसरा, रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट की व्याख्या करने में असमर्थ है। वही चीज़ मैंने आपको कहा कि एक कैनरी को आप क्या कह रहे हैं, फिश कह दे रहे हैं। कैनरी को आप फिश कह देंगे उल्टा आएंगे तो। जैसे देखिए, आप जब नीचे से ऊपर गए तो सब सही था। आप एलो है, सिंग कर सकता है, और उसको हम कैनरी बोलते हैं। कैनरी को हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड को हम एनिमल बोलते हैं। बट जब आप एनिमल से उल्टा आएंगे तो आप इसको बर्ड बोलेंगे कि इसको फिश बोलेंगे। अगर हम बात कर ले कैनरी पक्षी की, तो आप यहाँ से जब आ रहे हैं तो आप इसको उसके हिसाब से आप फिश भी बोलना चाहिए। कैनरी को आप यहाँ फिश बोलना चाहिए। फिर फिश क्या, उसको शार्क भी बोलना चाहिए आपको। तो आप उल्टा नहीं बोल पाएंगे। नीचे से ऊपर जाना आसान है, बट ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हैं
इक्वल आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे से तो इक्वल जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर से भी इक्वल आएंगे तो एनिमल से हम किधर जाएं, बर्ड की तरफ जाए कि फिश की तरफ जाए, कन्फ्यूजन। तो ये रिवर्स जो होता है ना, रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट, तो रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अ कैनरी इज अ फिश, अ कैनरी इज अ ऑस्ट्रिच, दोनों वाक्य गलत है ना। कैनरी हमारा क्या मछली नहीं हो सकता, और कैनरी हमारा क्या ऑस्ट्रिच नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इसको ये बोलते हैं रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट। रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट कोई फॉलो नहीं करता। टिपिकली इफेक्ट क्या होता है, इसको विशेषता सूचक प्रभाव बोलते हैं, की व्याख्या नहीं होती है। सबसे पहले टिपिकली इफेक्ट ही क्या होता है पहले ये समझते। टिपिकलिटी इफेक्ट के अनुसार यदि दो कॉन्सेप्ट किसी एक कैटेगरी को बताते हैं तो दोनों में समान समय लगना चाहिए, किंतु दोनों में अलग अलग समय लगता है। ये टाइम से रिलेटेड है। जब जैसे इज कैनरी अ बर्ड, क्या कैनरी एक पक्षी है, इसमें कम समय लगा क्योंकि आप इसको समझते हैं। इज ऑस्ट्रिच अ बर्ड, ऑस्ट्रिच क्या एक बर्ड है, इसको सोचने में ज़्यादा समय लगा। इसको सोचने में ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे आप डबल लेयरिंग प्रोसेस करें, क्योंकि आपने ऑस्ट्रिच को बर्ड के रूप में उड़ते हुए नहीं देखा कभी, क्योंकि उड़ती नहीं ऑस्ट्रिच बहुत, तो आप उसको उड़ते नहीं देख रहे इसलिए उसको आप बर्ड नहीं कहते ना। जबकि कैनरी या यहाँ पे पैरट या क्रो होता है तो आप उसको तुरंत समझ जाते हो, क्रो कौवा, बर्ड हाँ पक्षी है, तुरंत समझ गए। बट ऑस्ट्रिच में आपको डिले हो रहा, इसमें अधिक समय लगा। तो एक को करने में आपको कम समय लग रहा है सिमेंटिक मेमोरी में समझने में, और एक को समझने में आपको अधिक समय लग रहा है, और इसी को बोलते हैं टिपिकलिटी इफेक्ट। तो टिपिकलिटी इफेक्ट की व्याख्या करने में असमर्थ है। जब हमने एक प्रोसेस से अपने दिमाग में कोई चीज़ स्टोर किया, वो सिमेंटिक इक्वल टू स्टोर किया, इक्वल उसकी मीनिंग आई, बट दोनों की मीनिंग को समझने में टाइम अधिक क्यों लग रहा है, ये मॉडल बताने में असमर्थ हो गया। तो टिपिकलिटी इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकता है ना हायरार्चिकल सिमेंटिक मेमोरी मॉडल। दूसरा रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकता है। तीसरा कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस गलत है, ये बोलता है। फिर भी कुछ भी हो, जो हमारा हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल है वो बहुत फेमस है और अभी भी काम करता है। आपको मैंने एग्जांपल में दिखाया भी, चीज़ें ऐसे स्टोर होती हैं। तो ओवरऑल फिर से मैं एक रिवीजन बताता हूँ। यहाँ से मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा रहा था 4 मॉडल, थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, थ्योरीज और मॉडल ऑफ सिमेंटिक मेमोरी या जेनिक मेमोरी। उसमें मैंने आपको 4 चीज़ बताया। 4 थ्योरियाँ हैं किससे रिलेटेड, सिमेंटिक मेमोरी से, जो मीनिंग वाली मेमोरी होती है। वो चार चीज़ें। तो सबसे पहले हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल आपने देखा, अब दूसरा पढ़ेंगे सेट थ्योरेटिकल मॉडल, तीसरा पढ़ेंगे फीचर्स कंपैरिजन मॉडल, चौथा पढ़ेंगे स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। तो पहला मॉडल ख़त्म हो गया, हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल। किसका मॉडल है, कोलियंस के, याद रखिएगा, ठीक है। कोलियंस कब, 1968। किसने अमेंडमेंट किया, कॉलिंस एंड लोफ्टस 1975। इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ स्टोर होती है। दूसरा इसमें 2 लिंक होते हैं, सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक, मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक। सुपर ऑर्डिनेट का क्या पहचान है, इज ए है, और मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक क्या है, इज, हैज, कैन नॉट वगैरह। और बाकी जब 2 नोट्स, सिमिलर नोट्स आपस में मिलकर एक नया पाथवे बनाते हैं और नया मीनिंग देते हैं तो उसको हम फिर सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। सिमेंटिक मेमोरी में आपको याद रखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी क्या होती है। इसमें थोड़ा समय की बचत हो जाती है ना, किसी चीज़ को एक कैटेगरी में जब हम, मेमोरी में स्पेस की बचत हो जाती है, समय नहीं स्पेस की बचत हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी में स्टोर स्पेस की कुछ बचत हो जाती है, उसको ही सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। फिर इसमें मैंने बताया आपको हायरार्ची कैसे चलती है। फिर उसके बाद मैंने इसमें आपको बताया कि क्या क्रिटिसिज्म हुआ इसका, कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस गलत है, रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट नहीं फॉलो करता,
डिफ़िकल्टी परीक्षा में जो कम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा क्यों होता है इसका पता नहीं चल पाता इस मॉडल में। नेक्स्ट मॉडल हम बात करते हैं सेट थ्योरेटिकल मॉडल। क्या? सेट थ्योरेटिक मॉडल। सेट थ्योरेटिक मॉडल को किसने दिया? मायर ने दिया। कब दिया? 1970 मायर ने दिया। मायर। और किसने इसमें संशोधन किया? मायर एंड सचवेनवेल्ड दोनों ने इसमें क्या किया? संशोधन किया। कब? 96 साल बाद 1976 में संशोधन किया। ये मॉडल क्या बोलती है? सेट थ्योरेटिक मॉडल। बाल होता है ना, आपके सर में बाल होता है, अब बाल को क्या करता है? सेट करते हैं जेल लगा के, तो उसी से याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? सेट थ्योरेटिक मॉडल। ऐसा मॉडल जो आपके दिमाग के सिमेंटिक मेमोरी को क्या करेगा? सेट करेगा। सेट थ्योरेटिक मॉडल। इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक कॉन्सेप्ट या श्रेणी की कुछ विशेषता होती है। जो भी आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं सबकी अपनी विशेषता है। उन विशेषताओं मतलब उस क्वालिटी के आधार पर व्यक्ति सेट और ग्रुप के रूप में कॉन्सेप्ट को सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर करता है। कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। इसमें से 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड है और ये क्या है? अपनी इनकी एक जैसी क्वालिटी को हम क्या करेंगे? एक चीज़ों में बना के स्टोर कर देंगे या एक ग्रुप में कर देंगे, तो ये अपना एक मीनिंग बना लेगा। इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे सिमेंटिक मेमोरी। और 2 4 6 का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक अलग सिमेंटिक मेमोरी हम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम बोले पशु क्या है? एक तरीके का आपका कैटेगरी है ना, एक तरीके का ग्रुप है। आपने पशु में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसा आप ऊपर पढ़े थे RH के मॉडल में, तो पशु में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो सब आपका क्या हो जाएगा ना, सब एनिमल है। या पौधे में बहुत सारी चीज़ें। ग्रह तो बहुत सारे ग्रह होते हैं, लेकिन आप उसको एक प्लेनेट नाम जो दे देते हैं वही होता है। आदि एक ग्रुप को प्रदर्शित करता है ना, तो ये सारे क्या है? ग्रुप है। तो मैंने बताया आप एक जब कुछ क्वालिटी को मिला करके एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक अलग डिफरेंट चीज़ होती है, एक कैटेगरी होती है, तो उसको हम अलग ग्रुप में रख देते हैं, उसको सेट बोलते हैं। एक सेट बना लिया आपने, सेट बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो जो ये बाल वाला सेट है ना, मैंने आपको बताया सेट मतलब क्या आपको समझना पड़ेगा। जो आप गणित में पढ़ते होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा, सेट एक जैसे क्वालिटी वाले चीज़ों को एक चीज़ में रखना क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। वही चीज़ है, आप सेट बोलिए या ग्रुप बोलिए, आपने चीज़ों को रख लिया है, अब उसको एक ग्रुप बता रहे हैं, तो जो चीज़ों को ग्रुप बता रहे हैं वो भी माना क्या है? एक तरीके से सिमेंटिक मेमोरी है। मायर ने 1970 में व्यक्ति कैसे ट्रू फॉल्स का निर्णय लेता है बताया। वह 2 तरह से रिट्राइवल करता है। मान लीजिए कोई चीज़ ट्रू है, कोई चीज़ सही है या गलत है, वो 2 तरीके से बताता है। एक तो बताता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस ना, इसमें क्या ऑल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे सभी चिड़ियाँ या ऑल कैंडीज आर बर्ड, या हम बोले सभी आदमी मानव है, ठीक है, या हम बोले इसी को, तो सभी या ऑल वर्ड आएगा, तो ये क्या होता है? ऑल वर्ड से जुड़ा, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक तो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सम वर्ड आता है या कुछ वर्ड आता है, कुछ वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब कम से कम एक होता है मायर के नियम में। उसी को, जैसे सभी आदमी मानव हैं, तो हम यहाँ कुछ बोल दे, कुछ आदमी मानव हैं, क्या है? मानव है।
तो यहाँ पे जो आप कुछ वर्ड यूज किए, जो आपने सम वर्ड यूज किया, ये सम वर्ड ये बता रहा है कि ये क्या है, एक तरीके से पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस ना। पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस भी होता है जिसमें नॉट लग जाता है, तो नॉट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैर कहते हैं दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, दो तरह से रिट्राइवल होते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस और पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से उसी को मैंने बताया, कुछ पिचकियाँ चिड़ियाँ हैं, सम कैन जा बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पहले हम क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट में प्रेडिकेट में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दोनों चेंज कर दिया गया, तो चार तरह के संबंध उसमें रिलेशन बनेगा, चार तरह के संबंध आएंगे। एक को बोलते हैं सबसेट रिलेशन, पहला सबसेट रिलेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, सुपरसेट रिलेशन। पहला सबसेट रिलेशन, दूसरा सुपरसेट रिलेशन, और जो तीसरा हमारा क्या होता है, ओवरलैप रिलेशन। तीसरा क्या होता है, ओवरलैप रिलेशन। और चौथा क्या होता है हमारा, डिसजॉइंट रिलेशन। डिसजॉइंट रिलेशन। तो चार तरह के रिलेशन बनते हैं। अभी हम डिटेल देखते हैं कि चारों रिलेशन कैसे होते हैं। तो इनको जो इन तीनों को पहले वाले हैं, सबसेट रिलेशन, सुपरसेट रिलेशन, ओवरलैप रिलेशन। सबसेट, सुपरसेट, ओवरलैप रिलेशन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और स्टोर में कम समय लगता है ना यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस को। और जो डिसजॉइंट रिलेशन होते हैं, इनको हम पार्टिकुलर भी बोल सकते हैं, इसमें स्टोर में अधिक समय लगता है। तो इन तीनों में क्या है, कम समय लगता है, जबकि डिसजॉइंट रिलेशन में अधिक समय लगता है। आपको बातें नहीं समझ में आ रही क्योंकि भी आपको नहीं पता कि सबसेट क्या है। तो पहले हम इनको समझते हैं कि सबसेट रिलेशन है क्या एक्चुअली। सबसेट कह रहा है ऐसे रिलेशन जो प्रेडिकेट होता है उसी में सब्जेक्ट की सभी विशेषताएं सम्मिलित हो। मतलब एक ऐसा प्रेडिकेट हो जिसमें सब्जेक्ट की सारी क्वालिटी अंतर्निहित हो या उसमें समाहित हो या सारे मिलते जुलते हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। एग्जाम्पल में समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मुर्गियाँ पक्षी होती हैं। तो मुर्गी क्या है, एक तरीके से सब्जेक्ट है, और मुर्गी को छोड़ के बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की सारे क्वालिटी, सभी गुण ना, मुर्गी के पक्षी होने के सभी गुण इसी पक्षी में ना, मुर्गी की सभी गुण क्या है, इस पक्षी में। मतलब अगर हम पक्षी बोल दिए तो मुर्गी उसमें आ जाएगी। तो जब इस तरह से ऐसा कुछ सेंटेंस हो जब सब्जेक्ट के सारे गुण प्रेडिकेट में अंतर्निहित हो, प्रेडिकेट में हो, तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं सबसेट रिलेशन। क्या बोलते हैं, सबसेट रिलेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, काऊ आर एनिमल। काऊ क्या हमारा सब्जेक्ट है और उसको छोड़ के आर एनिमल क्या हमारा प्रेडिकेट है। तो काऊ के सारे क्वालिटी आपके एनिमल में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा काऊ सब्जेक्ट के सारे क्वालिटी एनिमल में प्रेडिकेट में। तो इस तरह से जो रिलेशन हमारा बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट रिलेशन। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुआ, सबसेट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट रिलेशन आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, सब्जेक्ट के सारे गुण किस में मिलते हैं, प्रेडिकेट में। ऑल सब्जेक्ट्स क्वालिटी इंक्लूडेड इनटू प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में ही रहेगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं सबसेट रिलेशन। दूसरा जस्ट इसी का उल्टा, सुपरसेट रिलेशन क्या होता है, कह रहा है ऐसे रिलेशन सब्जेक्ट में ही प्रेडिकेट की विशेषताएं सम्मिलित हो। अब उल्टा चलेगा, पहले क्या चल रहा था इधर, मुर्गी से पक्षी, अब उल्टा चलेगा। जैसे पत्थर मणिक होते हैं, स्टोन आर रूबिक्स, ये हमारा क्या है, स्टोन, पत्थर। अब रूबिक्स ले लीजिए, मणिक्स ले लीजिए, तो मणिक्स भी एक तरीके क्या है, इसके क्वालिटी किस में है, आप सब्जेक्ट में।
तो पत्थर हमारा सब्जेक्ट, मणि क्या है हमारा मतलब स्टोन्स हमारा क्या है सब्जेक्ट, और आर रूबिक्स क्या है या मतलब मणिक होते हैं, ये क्या है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के सारे क्वालिटी किस में मिल रहा है, सब्जेक्ट में। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं सुपरसेट। तो दो चीज़ें बात आपको याद आई। सबसेट में क्या होता था, सब्जेक्ट के सारे क्वालिटी प्रेडिकेट में मिलता था। सुपरसेट में क्या हो रहा है, प्रेडिकेट की सारे क्वालिटी किस में मिल रहा है, सब्जेक्ट में मिल रहा है। तो दो रिलेशन मैंने आपको बताया, एक सबसेट रिलेशन, दूसरा सुपरसेट रिलेशन। तो याद रखिएगा। एक होता है ओवरलैप रिलेशन, ओवरलैप जो तीसरा पार्ट है, ओवरलैप रिलेशन। ओवरलैप रिलेशन क्या होता है, कह रहे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की कुछ कॉमन क्वालिटी आपस में मिलता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट के होंगे, कुछ प्रेडिकेट के आपस में मिल जाते हैं ना। जैसे पुरुष लेखक होते हैं तो मेल्स आर राइटर्स, मेल्स आर राइटर। तो कुछ मेल्स हैं जो राइटर होते हैं, कुछ राइटर जो है जो मेल्स होते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर राइटर्स मेल हो और फीमेल, मतलब मेल ही हो। तो देखिए कुछ तो इसके मिल रहा है, कुछ इसके मिल रहा है। जब दोनों के कुछ कुछ कॉमन क्या करते हैं क्वालिटी मिल जाते हैं, गुण आपस में मिल जाते हैं, तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं ओवरलैप रिलेशन। ठीक है। मेल्स एंड राइटर के कुछ सदस्य कॉमन है, क्योंकि कुछ मेल लेखक है किंतु कुछ नहीं है, और कुछ लेखक मेल हैं तो कुछ नहीं है ना। तो दोनों के कुछ कॉमन चीज़ें मिलेंगी तब जो हमारा रिलेशन बनेगा उसको हम बोलते हैं ओवरलैप रिलेशन। क्या बोलते हैं, ओवरलैप रिलेशन। चौथा जो हमारा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट रिलेशन। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट रिलेशन। डिसजॉइंट रिलेशन क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कुछ भी मतलब कोई भी कॉमन नहीं होता है गुण, आपस में कोई गुण कॉमन नहीं होता है। पेन किताब होती है, पेन्स आर बुक्स, नो कॉमन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पेन और किताब का कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बना, तो डिसजॉइंट रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं डिसजॉइंट रिलेशन। तो 4 तरह के रिलेशन को हमने आपको बताया। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या 4 तरह का, सबसेट रिलेशन। सबसेट में क्या होता है, सब्जेक्ट के सारे क्वालिटी किस में मिल जाता है, प्रेडिकेट में। सुपरसेट का क्या होता है, सुपरसेट में ही प्रेडिकेट के सारे मिल जाते हैं क्वालिटी। और ओवरलैप में क्या होता है, दोनों के आपस में कॉमन सब्जेक्ट प्रेडिकेट के मिलते हैं। और डिसजॉइंट में क्या होता है, इधर सब्जेक्ट इधर प्रेडिकेट, कोई आपस में नहीं होता, कोई गुण नहीं मिलता। तो यहाँ से याद रखिएगा 4 सेट। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सेट थ्योरेटिक मॉडल है उसमें इसने किसको दिया, मायर ने दिया 1970 में। और इसमें अमेंडमेंट किसने किया, संशोधन किसने किया, मायर एंड सचवेल्ड। तो थ्योरी यही बताती है कि हम क्या करते हैं सेट में ना, ग्रुप में कॉन्सेप्ट, जब हम किसी चीज़ को सेट बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो अपना एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो एक मीनिंग देता है। इस तरह की मेमोरी को हम सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। तो सेट कैसे बनेगा, 4 तरह का सेट बनेगा, मैंने आपको बताया, सबसेट, सुपरसेट, ओवरलैप, डिसजॉइंट। अब होता क्या है इसमें ये देखते हैं। तो पार्टिकुलर यूनिवर्सल सेंटेंस के चारों सेट, सबसेट, सुपरसेट ना, ये यूनिवर्सल, ओवरलैप, डिसजॉइंट में अधिक समय लगता है। ये जो पार्टिकुलर यूनिवर्सल है कह रहे डिसजॉइंट में अधिक समय लगता है। और स्पेसिफिक अफर्मेटिव सेंटेंस की अपेक्षा ना, तो स्पेसिफिक अफर्मेटिव जो हमारा है, जो पार्टिकुलर है, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल है और बाकी जो हमारा पार्टिकुलर है उसमें अधिक समय लगता है अपेक्षा। पहले से डबल लेयर डिसीजन लेना होता है। क्यों अधिक समय लगता है, क्योंकि डबल लेयर डिसीजन लेना होता है और दूसरे में 1 लेयर डिसीजन होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो फिलहाल आप बस इतना ही याद रखिएगा,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा है क्वेश्चन। सेट थ्योरी मॉडल किससे रिलेटेड है? तो सिमेंटिक मेमोरी से रिलेटेड है। किसने इसको दिया है? तो मायर ने दिया है। संशोधन किसने किया? मायर एंड सचवेंट ने किया है। कब किया? 1970 में दिया है। 6 साल बाद इसमें संशोधन किया। इसमें आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस याद रखिएगा। 4 सेट होते हैं, कैसे एक दूसरे जुड़ते हैं, दोनों मिलकर अपना एक सिमेंटिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सिमेंटिक मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर करते हैं, ऐसा माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम तीसरा मॉडल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि फीचर्स कंपैरिजन मॉडल क्या है। फीचर्स कंपैरिजन मॉडल, तीसरा मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हम पढ़ाते जाएंगे, आपको क्लियर नहीं होगा क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो फिर से देखिए आज मैंने क्या पढ़ाया, मैं उसका सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। फिर एक ओवरऑल रिवीजन मैं बताऊँगा कैसे क्या मैंने पढ़ाया अभी तक। तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया, यहाँ से पढ़ाया थ्योरीज ऑफ मॉडल्स ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, थ्योरीज ऑफ मॉडल्स ऑफ सिमेंटिक मेमोरी या जेनेरिक मेमोरी। उसमें मैंने आपको बताया हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल, 4 थ्योरियाँ हैं उसमें, हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल और सेट थ्योरेटिक मॉडल, ये भी दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं यही बताऊंगा फीचर्स कंपैरिजन मॉडल और उसके बाद स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल्स। तो मैंने हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल में क्या बताया, मैंने बताया इसको किसने दिया, कोलिन्सन ने दिया। कब दिया? 1968 में दिया। इसको डेवलप और इसमें अमेंडमेंट संशोधन किया है किसने किया? कोलिन्सन लोप्टस ने। कब किया? 1975 किया। कितने साल बाद किया? 7 ईयर्स बाद किया। मैंने बताया था हायरार्ची का मतलब क्या होता है, जनरेशन बढ़ते जो जाता है ना एक दूसरे में, तो वो हमारा हायरार्ची के फॉर्म में चलता है। सिमेंटिक मेमोरी हमने आपको बताया क्या है, हमने सिमेंटिक मेमोरी इंफॉर्मेशन लॉजिक के रूप में एक ना स्पेसिफिक से क्या जनरल से कहाँ चलती है, स्पेसिफिक की तरफ चलती है, आप याद रखिएगा। दूसरा हमने इसमें बताया, इसमें क्या होता है, कुछ नोड्स होते हैं, दोनों नोड्स, एक नोड दूसरे नोड से सिमिलर मीनिंग रख के क्या करते हैं, लिंक का काम करते हैं ना। कुछ लिंक होता है बीच में, और लिंक एक दूसरे से जब सिमिलर मीनिंग मिलती है तो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जब कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो हमारी वो सिमेंटिक मेमोरी बन जाती है लाइफ टाइम के लिए, या फिर भूल भी जाते हैं सिमेंटिक मेमोरी को। इसमें 2 लिंक होते हैं, मैंने आपको बताया था, सुपर ऑर्डिनेट एसोसिएशन लिंक, मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक। सुपर ऑर्डिनेट में क्या मैंने बताया था, ईज ए से जुड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। और मॉडिफायर में किससे जुड़ा होगा, ईज हैज कैन से जुड़ा होगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना ना, जब ईज ए से जुड़े तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, सुपर ऑर्डिनेट। और ईज हैज कैन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडिफायर एसोसिएशन लिंक हो जाएगा। तो फिर इसमें आपस में मीनिंग तो वही है, 2 सिमिलर नोड्स आपस में मिल करके क्या करते हैं, क्रिएट्स पाथवे, एक नया पाथवे बनाते हैं, एंड गिव्स मीनिंग, अपना मीनिंग बना लेते हैं। और वो जो मीनिंग बन जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रो और बर्ड ना, ईच ए ना सुपर ऑर्डिनेट लिंक है, दोनों आपस में सिमिलर मीनिंग रख रहे थे। क्रो बर्ड आपस में जोड़ करके एक क्या बना लिया, मीनिंग बना लिया। तो इसलिए आप इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट बना लिया, कौवा एक पक्षी होता है ना, क्रो इज अ बर्ड। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या कहती है, जब हम एक कैटेगरी में चीज़ों को करके स्टोर कर लेते हैं, कौवे को भी, पैरट को भी, कैरी को भी, ईगल को, तो एक कैटेगरी बना लेते हैं। इस कैटेगरी के बनाने से हमारे कुछ मेमोरी स्पेस बचत हो जाती है। तो इस तरह की बचत को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी ना, स्टोरेज स्पेस की कुछ बचत होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी यही बताता है। और हायरार्ची मॉडल क्या बताता है, ये बताता है, ये हायरार्ची का नेटवर्क मॉडल यही है। हम नीचे से हायरार्ची के रूप में, ऊपर में क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते जाते हैं। बट जब हमको स्पेसिफिक से जनरल आना होता है तो हम क्या करते, नहीं आ पाते। इस मॉडल की सबसे ड्रॉबैक था। तो एक कॉग्निटिव इकोनॉमी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। रिवर्स डिस्टेंस इफेक्ट की व्याख्या गलत हो जाती है, और टिपिकलिटी इफेक्ट नहीं हो पाता। टिपिकलिटी इफेक्ट क्या होता है,
डिफ़िकल्टी ये बताता है कि जब हम दोनों चीज़ों को सेम वे में पढ़ते हैं, सेम वे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बट दोनों को पढ़ने में समझने में हमको समय अधिक कम क्यों लगता। तो यह होता है डिफ़िकल्टी इफेक्ट हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल। सेट थ्योरी मॉडल। सेट थ्योरी मॉडल में हमने आपको बताया सेट थ्योरी मॉडल को किसने दिया, मायर ने दिया, 1970 में दिया। मायर एंड सचिन वेडले 1977 में इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया। थ्योरी के अनुसार प्रत्येक कॉन्सेप्ट की क्या होती है अपनी वही ना, हम एक एक जिसकी क्वालिटी आपस में मिल जाती है उसका एक सेट बना लेते हैं, और सेट बना लेते हैं उसको बोलिए ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप वो क्या करता है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट का काम करता है, और कॉन्सेप्ट ही वो हमारा क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी बन जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट या ग्रुप आप बनाया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा क्या है, सिमेंटिक मेमोरी है। तो इसमें दो चीज़ें बताया मैंने, यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी 4 सेट हमने बताया ना, सबसेट, सुपरसेट, ओवरलैप, डिसजॉइंट। सबसेट क्या होता है, सब्जेक्ट के सारे प्रेडिकेट में क्वालिटी मिल जाता है, और सुपरसेट क्या होता है, प्रेडिकेट के सारे क्वालिटी सब्जेक्ट में मिल जाती है। ओवरलैप रिलेशन क्या होता है, दोनों की क्वालिटी, कुछ सब्जेक्ट की कुछ प्रेडिकेट की, दोनों की क्या है क्वालिटी आपस में मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप रिलेशन। और डिसजॉइंट रिलेशन क्या होता है, डिसजॉइंट रिलेशन में क्या होता है कि दोनों के आपस में कोई रिलेशन कॉमन क्वालिटी नहीं मिलती। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स कंप्लीशन मॉडल। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग हमारे चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, जो कमियां उसको बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे नेक्स्ट क्लास को और इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू।